नमस्कार। वेद आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय वेद, वेद आईएएस एकेडमी का फाउंडर और डायरेक्टर। लेकिन मैं मूलतः शिक्षक हूं और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों जो आईएएस और पीसीएस जैसे सेवाओं की तैयारी करते हैं उनको मैं वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं। देश के कई बड़े संस्थानों में इसके पहले मैं टीचर के रूप में पढ़ाता रहा हूं इतिहास और संस्कृति। लेकिन अब एक ऐसा पड़ाव आया, एक और सा दौर आया पिछले 1 वर्षों के भीतर कि मेरे छात्रों के लगातार आग्रह पर, अपने दोस्तों के कहने पे मैं थोड़ा भाग रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पकड़ करके ले आए कि नहीं नहीं अपना संस्थान खोलिए। और जिन जिन जगहों पे, पुराने जगहों में मैंने काम किया है, सबसे अच्छे संबंध भी रहे हैं, तो संबंधों को निभाने वाला मैं व्यक्ति हूँ। और इस प्रकार वेद आईएएस एकेडमी की स्थापना हुई है और उसका आज पहला लाइव क्लासेज चालू है और मैं ही इसका प्रारंभ कर रहा हूं। और यह है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को फोकस करते हुए क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं। मेरे साथ इसमें मेरे ही जैसे अनुभवी और काफ़ी वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हमारी टीम में ऐसे शिक्षक भी हैं जो 2 दशकों से पढ़ा रहे हैं और पूरी टीम बड़ी सशक्त है, चाहे वो भूगोल के टीचर हों, इकोनॉमी के हों, पॉलिटी, इथिक्स या दूसरे किसी भी सेगमेंट के शिक्षक हों। और हमारी पूरी टीम इस बार जो यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड होकर काम करेगी, जिसमें वो मुख्य परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, उन पर चर्चा करेगी। और साथ ही असली मुख्य परीक्षा का जान होता है कि आपकी तैयारी के साथ आप बेहतर आंसर कैसे लिख रहे हैं। तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आपके लेखन शैली पर काम किया जाएगा ताकि आप एक एक्सीलेंट आंसर लिख पाएँ। और कमीशन के द्वारा जो आपकी कॉपी चेक होती है, मूल्यांकन किया जाता है, अधिक से अधिक आप अधिकतम अंक अर्जित करें, इस पर हम बात करेंगे। समग्रतः आज जो मैं क्लास आपका पहला ले रहा हूँ, इसमें मैं सीधे आज टॉपिक नहीं लूँगा। आज सभी पेपर पे मैं डिस्कस करूँगा, मेरी और मेरी टीम की क्या रणनीति होगी इस पे चर्चा करूँगा और फिर हम लोग विधिवत उस पर काम करेंगे। इन सारे योजनाओं पे, बातों पर ध्यान देते हुए आपसे बहस की जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि मेरी एकेडमी नई है, लेकिन मैं व्यक्ति पुराना हूँ। पिछले 1.5 दशकों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीम में भी वही लोग हैं। तो इसलिए, और हम लोग नए हैं, तो हम आपके लिए काम बहुत बढ़िया करेंगे लगन से और समर्पण पे, क्योंकि हमें लोगों के बीच में दिखाना है कि हमारी टीम अच्छी और सशक्त टीम है और हमको आपके बीच में, आपके दिल में और साथ ही साथ आपके दिमाग में भी स्थान बनाना है। इसके लिए हमें मेहनत करना होगा और हमारी टीम यही डेडिकेटेड प्रतिबद्धता के साथ करेगी। बहुत सारी बातें हैं, समय काल में जो भी हमसे जुड़ेंगे लोग वो जानेंगे। फिलहाल सीधे फोकस करते हुए हम कुछ चर्चाएँ करते हैं आपसे। हमारे पास पीछे यूपी का आपके पास नक्शा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है, यह देश की जितनी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। केवल यूपी के ही लोग इसे नहीं देते हैं, बल्कि यूपी से सटे हुए जितने राज्य हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट हैं, वो ज़रूर वहाँ के लोग जो कि अभ्यर्थी यूपी देते हैं। तो उन सभी को मैं बता दूं कि विजय वेद पिछले 1.5 दशकों से पुराना शिक्षक है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और हमारी टीम आपके लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। यूपी की अगर बात करें, इसके इतिहास और संस्कृति का, तो यूपी जो है भारत के इतिहास में और भारत के भौतिक परिस्थिति में एक केंद्रीय महत्व रखता है। मेरे नज़र में उत्तर प्रदेश भारत रूपी शरीर का वक्ष स्थल है और जिसका वक्ष स्थल मजबूत होता है वह देश भी मजबूत होता है, क्योंकि दोनों गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, उसका उपजाऊ मैदान यहीं यूपी की धरती पर है। यूपी का धरती वह स्थान है, वो प्लेस है जहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन जैसे धर्मों के एक से बढ़कर एक संतों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है कि इसका जो इलाका है, प्रयागराज के आसपास का जो
बेलन घाटी वाला इलाका, वहाँ मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक बीज आपको दिखेंगे। तो भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना यूपी का इतिहास है। यूपी की धरती वह धरती है जहाँ सबसे पहले सभ्यता ने आकार लिया। भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में इसका पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका मेरठ उसके आसपास के क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले नगरों का उदय हुआ। तो उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दूसरे बहुत सारे मामलों में भी महत्वपूर्ण है। और वह मामला है कि इस स्थान पर ज्ञानियों का उदय हुआ, बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ, साहसी लोगों का उदय हुआ। आज देश में सेना में बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के नौजवान, प्रशासन में उत्तर प्रदेश के नौजवान देश के लिए अपना योगदान रहे हैं। खेती के मामले में, किसानी के मामले में यूपी की एक विशिष्ट भूमिका है, योगदान है देश के लिए। कई फसलों के उत्पादन में प्रथम अग्रणी है, आप लोग पढ़ते होंगे। यूपी आज बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसकी जो जनसंख्या है और इसका जो आकार है अपने आप में वो दुनिया के मैप में और दुनिया के देशों के साथ तुलना करें तो केवल अपना उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से आएगा। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में केवल एक प्रदेश नहीं है बल्कि एक देश जैसा है। इसलिए जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उनके कंधों में उतना दम होना चाहिए, उनका दिमाग इतना मजबूत होना चाहिए, उनका विश्लेषण शक्ति इतनी बेहतरीन होनी चाहिए यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग कि यूपी का भार अच्छे से संभाल पाएँ, क्योंकि यूपी का भार बड़ा महत्वपूर्ण है। देश में इस प्रदेश का भार अपने आप में एक अनोखा है, अलग है। तो इसी संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे कि यूपी का जो पेपर है आपके लिए मुख्य परीक्षा में, सभी पेपर 1 से लेके 6 जीएस का पेपर, हिंदी, उसका ऐसे, हमारी टीम और मैं हम सब मिल के कैसे उसको पढ़ाएंगे, क्या हमारा तरीका होगा, ये ध्यान में रहे। तो यूपी का जो इतिहास हमारा वो जो जीएस का सेगमेंट है, दरअसल कुछ चीज़ें सिंपली आप सब जानें और सब जो तैयारी करने वाले हैं वो जानते भी होंगे कि आईएएस परीक्षा में जीएस के साथ अभी भी ऑप्शनल विषय तो हैं, लेकिन कई सारे जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, और लगभग आज कोई भी प्रोविंशियल सर्विस ऐसा नहीं है जहां ऑप्शनल अब लिया जा रहा हो, क्योंकि हर जगह से ऑप्शनल ख़त्म हो गया है, मुख्यतः जीएस है। लेकिन आईएएस परीक्षा में ऑप्शनल के साथ साथ जीएस भी है। यूपी में भी ऑप्शनल 2 साल पहले तक होता था, लेकिन अब केवल और केवल वहाँ जीएस के 6 पेपर हैं और वो जो 6 पेपर है उसका एक विशेष सिलेबस है। तो मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए होंगे, तो उनको केंद्र में रख करके मेरे लेक्चर और मेरी जो डिलीवरी होगी तो बाकी जो पुराने लोग हैं वो बड़े आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम बता दें कि जो यूपी है पीसीएस मेंस, इसमें यूपी पीसीएस मेंस में जो पेपर हैं उसमें एक है आपका हिंदी का पेपर, आप लोग जानते हैं ये 150 प्रश्न, इसमें 150 नंबर का ये पेपर होता है, 150 अंक। दूसरा निबंध होता है ऐसे, ये भी 150 मार्क्स के ही होते हैं। फिर इसमें होता है जीएस, और जीएस में टोटल 6 पेपर हैं और हर पेपर जो है 200 मार्क्स का है। तो 200 इक्वल टू 6, 200 इंटू 6 इक्वल टू 1200 मार्क्स। तो ये टोटल 1200 और 300 1500 नंबर के पूरे मुख्य पेपर होते हैं। हमारी जो टीम लेगी और हम जो क्लासेज लेंगे उसमें आपके हिंदी के क्लासेज नहीं चलेंगे, क्योंकि हिंदी के क्लासेज में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि परीक्षार्थी जो खासकर मेंस दे रहे हैं पहले से तैयार होंगे। हिंदी मातृभाषा है तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी और वे स्वतः पढ़ी जा सकती है। हिंदी मातृभाषा होने के बावजूद भले आप इंग्लिश मीडियम हो तो न पढ़ पाएँ तो थोड़ा मेहनत की ही कंजूसी लग सकती है, नहीं तो आसानी से हो जाएगा। और बाकी आपके क्लासेज जो चलेंगे वो ऐसे पे चलेंगे और जीएस के जो 6 पेपर है इन सब पे चलेंगे।
अब जीएस के जो पेपर है इसके क्लास कैसे चलेंगे और जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है, पेपर जो हैं वो कौन से हैं, उन सभी बातों को आपस में तुलना करते हुए हम अपने क्लास के मॉड्यूल को आपसे चर्चा करेंगे और आपको उन्हें समझना होगा और अपने जहन में बैठाना होगा। पहला चीज़ कि फर्स्ट पेपर है इसमें यूपी में, फर्स्ट पेपर में यूपी में देखेंगे जो जीएस के जितने सेगमेंट हैं उसमें एक से लेकर 4 तक यूपी का जीएस का जो पेपर है ज़्यादातर मामलों में लगभग आईएएस के पेपर जैसा है। यूपी में भी आईएएस में देखेंगे कि 4 जीएस के पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर, और लगभग वो पॉइंट्स जो यूपी के सिलेबस में रखे गए हैं फर्स्ट टू फोर्थ पेपर तक वो लगभग आईएएस जैसे रखे हैं। हाँ, अब अलग बात है कि आईएएस में जो प्रश्न पूछे रहेंगे उसमें क्या है कि वो थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होते हैं, और जो पीसीएस परीक्षाएं हैं उसमें थोड़ा टू दी पॉइंट और सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चारों पेपर में हैं कैसे है कि पहला जो पेपर है उसमें इतिहास एवं संस्कृति है, हिस्ट्री एंड कल्चर है। दूसरा जो पेपर है उसमें है जियोग्राफी, हिंदी इंग्लिश मिला के बोल दे रहा है। बहुत सारे लोग आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे बाइलिंगुअल दे रहे होंगे। लेक्चर चूँकि पहली बार हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हिंदी में ही होगा, कुछ कुछ क्लासेज को हम बाइलिंगुअल कर लेंगे ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी जुड़े चाहे तो कर सकता है आसानी से। जो हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसमें कोशिश रहेगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों हो, और ये हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है वो बाकी सेपरेट इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग है, और बाकी जो ये होगा क्लास वो मुख्य रूप से हिंदी में होगा। साथ साथ इंग्लिश के टर्म इसलिए यूज किए कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है तो उसके लिए दिक्कत ना हो, ये है। तो ज्योग्राफी में क्या रहेगा, इंडिया मुख्य रूप से भारत का जो है जो भूगोल है इसको ध्यान में रखते हुए, और तीसरा है समाज सोसाइटी। ये 3 सेगमेंट मिलके फर्स्ट पेपर बनता है। हम बार बार कह रहे हैं जो नया हो वो भी उसको समझाने के लिए विशेष रूप से सिंपल बातों को भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा पेपर है, इसमें क्या है, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें और भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, ये आपके सेकंड पेपर का हिस्सा है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट है, बातें हैं कि राज व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है, आंतरिक सुरक्षा में क्या बातें हैं, ये सब शिक्षक आपको बताएंगे मोटे तौर पे ये। तीसरा जो पेपर है इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के साथ ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, और साथ ही क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डीएम लिख दे रहा है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और साथ साथ है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी आदि से जुड़े हुए मुद्दे। तो आपदा प्रबंधन यानी डीएम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण, ये है। और चौथे पेपर में है आपका नीति शास्त्र यानी इथिक्स, ये है। इथिक्स का पेपर में मूल्य, वैल्यू इत्यादि से जुड़ी बातें हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव में नेताओं के उपदेश, बहुत सारे ऐसे विषय जिसमें आप देखते हैं कि कुछ जो है आपके केस स्टडी भी पूछा जाता है, सैद्धांतिक पूछा जाता है। यूपी में ज़्यादातर सैद्धांतिक बातें पूछी जाती है, केस स्टडी की संख्या कम होती है, जबकि आईएएस जैसे परीक्षा में इथिक्स वाले पेपर में लगभग आधा आधा पूछा जाता है, केस स्टडी भी उतना ही होता है, और ये भी। तो ये 4 है। ये 2 साल पहले तक यूपी में ये 4 जीएस के पेपर थे,
जो 2016 के बाद जो बदलाव हुआ, और इसके साथ एक ऑप्शनल होता था। अब ऑप्शनल पिछले साल से हटा दिया है, उसकी जगह यूपी में 2 और पेपर लाया गया, एक और 5th पेपर, 5वां पेपर, और एक है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6ठा पेपर। पांचवें पेपर में जो ये चौथा पेपर, चारों पेपर है, खासकर ये 3 पेपर, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी पेपर का 5वें और 6ठे में एक फैलाव है। वो यूपी के संदर्भ में उसी चीज़ को फैला दिया गया है और ऑप्शनल हटा दिया गया है। जैसे जब मेन लाइन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास संस्कृति महत्वपूर्ण है, तो उसी में यूपी का इतिहास एवं संस्कृति एक जोड़ दिया है। तो 5वां पेपर में क्या है, यूपी का इतिहास एवं संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी। ध्यान में रहे। इसके अलावा क्या है कि फिर जो 5वें में और है, यूपी का राज व्यवस्था, यूपी के शासन प्रणाली में, पॉलिटिकल सिस्टम में मेन जो बातें हैं वो यहाँ उठा के रख दी गई हैं। पहले दूसरे पेपर में कहीं कहीं एक आध यूपी को टच देते हुए, पहले पेपर में यूपी के इतिहास को टच देते हुए पूछे जाते थे, लेकिन अब स्पेशली इस पे फोकस किया जाएगा। तो 5th पेपर में हिस्ट्री कल्चर यूपी का है, और साथ ही साथ पॉलिटी ये है, और साथ ही साथ इसी में यूपी का इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के मामले भी पूछ लिए जाते हैं। यूपी के सुरक्षा के मामले में ना, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, यूपी से सटा हुआ, यूपी एक ऐसा जो कि प्रांत है जो नेपाल से सटा हुआ है, उधर से बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, आतंकवाद, बहुत सारे जो है गलत कार्यवाहियाँ होती रहती हैं, तो वो भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें केवल यूपी के इतिहास संस्कृति, मानी यूपी के इतिहास संस्कृति पर विशेष, राज्य व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, ये 6ठे पेपर में फिर से वही इसी बात को जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो हमने कहा है वही। अब 6ठे में आप देखेंगे कि यहाँ है अर्थव्यवस्था यूपी का भूगोल और साथ साथ अर्थव्यवस्था, फिर यूपी का अर्थव्यवस्था, भूगोल और यूपी का अर्थव्यवस्था, यूपी का भूगोल, यूपी का अर्थव्यवस्था, और यूपी की अर्थव्यवस्था के बाद साथ ही साथ यूपी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यूपी का भूगोल, यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये आप देखेंगे कि ये 5वां 6ठा पेपर जो बनाया गया, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा को ही यूपी में विस्तार दिया गया। तो इसलिए आप लोग की जो क्लासेज चलेंगी उसमें हमने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया है। ऐसा ये मैं जानबूझ के ये सारा पेपर इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे क्रैश कोर्स के पढ़ें उन्हें ये तरीका समझना चाहिए, और जो नहीं भी हमारा पढ़ें उनको भी यही तरीका अपनाना चाहिए अपनी पढ़ाई में। बहुत सारे लोग का तरीका भी गलत होता है कि जब आप एक बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भारत के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर के साथ 5वां पेपर का इतिहास संस्कृति यूपी का जोड़ के पढ़ें, तो एक साथ पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, कल्चर ख़त्म हो जाएगा। जब पहले पेपर में भूगोल पढ़ रहे हो तो यूपी का भूगोल साथ में जोड़ते हुए और एक साथ करें। जब इधर का इतिहास संस्कृति पढ़ रहे हो तो लगे हाथ इधर का इतिहास संस्कृति साथ में जोड़ते हुए पढ़ें। जब इधर का भूगोल पढ़ रहे हो तो इधर का भूगोल जोड़ते हुए साथ में पढ़ें, ध्यान में रहे। इसी प्रकार से इधर यूपी में जो है सोसाइटी पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर का समाज पढ़ रहे हो, भारत के मामले में भारतीय समाज को, तो यूपी के सामाजिक विशेषताएं भी जो है जो इसी का हिस्सा हैं, फर्स्ट 5वें पेपर का वो जोड़ के पढ़ें। फिर उसके बाद से तो हमारा जो क्लास चलेगा वह चलेगा इतिहास और संस्कृति, जिसमें फर्स्ट पेपर का इतिहास और संस्कृति के साथ 5वें वाले को मैं जोड़ के पढ़ाऊँगा। और केवल मैं ही नहीं ऐसा करूँगा, मेरे बाद आने वाले हमारे टीम के जो दूसरे अग्रणी शिक्षक हैं वो भी ऐसा करेंगे। और जैसे इसके बाद हमारे बाद मान लीजिए कोई भूगोल के शिक्षक आ रहे हैं तो वो भारत के भूगोल के साथ साथ यूपी के भूगोल को जोड़ते हुए आपसे पढ़ाएंगे। फिर मान लीजिए उसके पास
पॉलिटी के शिक्षक आ रहे हैं तो भारतीय राज व्यवस्था के साथ यूपी के राज व्यवस्था और संवैधानिक और वैधानिक मामले जोड़ के वो पढ़ाएंगे। फिर उसी प्रकार तीसरे पेपर में अर्थव्यवस्था का कोई पढ़ाने आ रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था जोड़ के पढ़ाया जाएगा, एक ही शिक्षक। ये ध्यान में रहे। तो इससे क्या होगा कि हमारा पहला पेपर पांचवा पेपर जोड़ते हुए, पहला पेपर चौथा पेपर पांचवा छठा पेपर जोड़ते हुए दूसरा, पहला दूसरा तीसरा और उधर से पांचवा छठा जोड़ते हुए सब एक साथ तैयारी हो जाएगी। और यही असली वैज्ञानिक तरीका है। आप एक बार भूगोल पढ़ लें, भारत की नदियाँ, और फिर पांचवें पेपर में सारा चीज़ पढ़ने के बाद तब आए यूपी का भूगोल, यूपी की नदियाँ पढ़ें, तो ये ठीक नहीं है। भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु जब पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ यूपी की जलवायु पढ़ लीजिए। भारत की नदी पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ यूपी की नदी पढ़ लीजिए। भारत की मिट्टी पढ़ रहे हैं तो यूपी की मिट्टी की विशेषता है। तो यही वैज्ञानिक तरीका होगा। जो लोग परीक्षार्थी तैयारी करते हैं वैसे दिशा में सोचें और करें, ये ध्यान में रहे ना। और हमारी क्लास भी इसी तरीके से चलेगी। फिर मैं रिपीट करूं तो पहला दूसरा तीसरे का ही विस्तार, चौथा अपने आप में अलग पेपर है, एथिक्स वाला चौथा अलग है। तो पहले दूसरे तीसरे का ही विस्तार, पांचवा और छठा है यूपी के मामले में। तो जब हम एक साथ इतिहास पढ़ें तो यूपी का इतिहास हो गया, भूगोल पढ़ें यूपी का भूगोल, इकनॉमी यूपी का इकनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम यूपी से जोड़ते हुए मेन लाइन के साथ सब चीज़, विज्ञान भी वही। तो हमारी क्लासेज इसी तरह चलेंगी, एक बार इतिहास, एक बार भूगोल, फिर अर्थशास्त्र, फिर जो है पॉलिटी, फिर सोसाइटी पढ़ाने वाले टीचर आएंगे, इथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ाने वाले आएंगे, और जो इथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ाने वाले आएंगे वही ज़्यादातर ऐसे भी पढ़ाएंगे। साथ साथ कुछ ऐसे की क्लासेज दूसरे शिक्षक, मैं, ये सब मिलकर हम लोग ले सकते हैं। तो ये सभी लोग जान लें, जहन में बैठा लें कि जो हमारा टोटल पेपर होगा उसमें हिंदी छोड़ के ऐसे और बाकी पेपर सब हम पढ़ाएंगे। मान के चला जाता है कि हिंदी विद्यार्थी अपने कर लेंगे, शुरुआत है तो हम अभी करेंगे नहीं, भविष्य में देखेंगे ये चीज़ें। तो यही हमारा नज़रिया है। अब इसमें जो हम पढ़ाएंगे और हम लोगों का जो बल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ये क्लास जो लोग इस बार यूपी का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए है। अब मुख्य परीक्षा में क्या है कि सीधे फोकस करना होता है। तो हम इनमें से प्रत्येक टॉपिक में जो हमारे सेगमेंट होंगे उसमें फोकस करते हुए चीज़ों को आपसे जो कि है पढ़ाएंगे। पढ़ाने में क्या क्या शामिल होगा, तो हमारा जो एक कार्यक्रम है मेंस का प्रोग्राम, तो हमारा मेंस का जो प्रोग्राम है, मेंस प्रोग्राम, मेंस जीएस जो क्रैश कोर्स है, मेंस जीएस क्रैश कोर्स जो है, इसमें सभी पेपर 1 to 6 जीएस पेपर, 1 to 6 जीएस पेपर, और ऐसे हमने कहा कि ये चलेंगे, और ऐसे ये पढ़ाएंगे हम। तो आपका ये अकेले हमने कहा कि 1200 नंबर का है, सभी 200 नंबर के हैं, और ऐसे आप जानते हैं कि ये 150 नंबर का है ये चीज़। तो 1350 नंबर पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सभी लोग टीम के लोग मिलजुल के। अब इसमें हमारा जो है वो 2 चीज़ होगा आपके लिए। क्लास जो चलेगा उसमें 2 बातें मैटर करती हैं, ध्यान में रहे। पहला कि हम जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मेजर इशूज हैं, उन मेजर इशूज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं मुख्य मुद्दों पर, यानी मेजर इशूज पर चर्चा। कोई टॉपिक अगर हम उठा रहे हैं तो उस पर एक चर्चा थोड़ा सा करेंगे, वो भी इतनी चर्चा कि आपके पहले से पढ़ी गई चीज़ों को थोड़ा रिकॉल हो जाए। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा दे रहा है वो पहले से तैयारी करने वाला एक वर्ग है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि पहले से वो कुछ चीज़ें पढ़ा हुआ है ना।
तो उसको रिकॉल हो गया, लाख पढ़ा हुआ है, कितने बार भी पढ़ा हुआ है, लेकिन रिकॉल परीक्षा में ज़रूरी होता है। तो हम मुख्य मुद्दों पे उसको जो कि रिकॉल कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने आए हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इस पे चर्चा कर दिए कि हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका क्या इतिहास में स्थान है, संक्षिप्त में उसकी चर्चा कर दी। फिर यूपी में हड़प्पा के कौन स्थल हैं, इस पर चर्चा हो गई ना। एग्जाम्पल मान लें, तो हमने कहा कि एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने एक हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाया, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे एक संक्षेप में चर्चा रहेगी, ध्यान में रहे। और चूंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जुड़ाव यूपी से भी है, तो हम इसमें भी पढ़ लेंगे एक ही साथ कि यूपी के कौन से स्थल हैं। फिर अब इस मुद्दे पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग है ना, उत्तर लेखन। आपके परीक्षा का या मुख्य परीक्षा का जान असली उत्तर लेखन है। किसी भी परीक्षा के लिए, सिविल सेवा की परीक्षा क्यों, किसी भी परीक्षा के लिए भाई ज़रूरी है कि एक तो जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको पढ़िए समझिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, उस पर आपकी एक समझ होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। तो मुद्दों पे जब आप चर्चा करेंगे तो इसका मतलब आपके समझ पे हमने चर्चा की। दूसरा ये है कि जो आप मुद्दे पढ़ रहे होते हैं, उन मुद्दों पे जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर जो दे रहे हैं वो कितना बढ़िया दे रहे हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में खासकर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, हालांकि हर जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप देखेंगे कि कंपटीशन में हर परीक्षार्थी अभ्यर्थी एक दूसरे से मुकाबला कर रहा होता है, और जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, ये मैटर करता है कि ये जो 1350 और प्लस और भी है 150 इसमें हिंदी वाला भी, इनमें से किसने अधिकतम अंक पाया उसको जो कि कॉल करते हैं आगे इंटरव्यू। तो अब यूपी में 100 ही नंबर का रह गया है, इसलिए ज़रा सोचिए कि इंटरव्यू मात्र 100 नंबर का है, और ये समझ लीजिए कि टोटल 1500 नंबर हो गए ना, 1200, 300, 1500 नंबर, 1500 नंबर मेंस और 100 नंबर इंटरव्यू। सोचिए, इंटरव्यू तो एक खाना पूर्ति है, नंबर तो हर जगह आना चाहिए। तो उसमें मेंस का पेपर जिसका अच्छा होगा उसको इंटरव्यू कॉल होगा, और मेंस का पेपर किसका अच्छा होगा, जो वहाँ बेहतर उत्तर लिखेगा। इसीलिए हमारी तैयारी की दिशा भी इसी तरह है कि मुद्दों पर चर्चा और आपको शानदार उत्तर लिखने के लिए। अब उत्तर लेखन में एक एक्सीलेंट जो उत्तर है, उत्कृष्ट उत्तर, सबसे बढ़िया उत्तर, सबसे बढ़िया का ऊपरी पैमाना नहीं होता है। आप अपने जीवन में आज पढ़ रहे हैं और आज से आगे 20 वर्षों के दौरान एक ही उत्तर को लिखें तो समय काल में आप बढ़िया लिखते जाएंगे, है ना। तो ये नहीं है कि ऊपरी कोई है, लेकिन किसी उत्तर में कितनी चीज़ें मैटर करती हैं, क्या होना चाहिए, ये मेजर होता है। और यही मैं और मेरी टीम मिलके आपको इस पे आपको तैयार करेगी, चर्चा के साथ साथ एक अच्छा उत्तर लिखने में। लेखन यहाँ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम के साथ जो लोग हैं उसमें सब मेरे जैसे ही धुरंधर लोग हैं, है ना। उसमें इकोनॉमी के टीचर हैं इसके, जहाँ पिछले 20 सालों से पढ़ाने का अनुभव है सर को। संजय सिंह सर हैं जो जगरपी के एक प्रकांड विद्वान हैं, और पिछले 15-20 साल तो उनको भी हो गया पढ़ाते हुए। संजय ठाकुर सर पॉलिटी, है ना। इसी प्रकार से इथिक्स के जो श्रीधर सर हैं वो दमदार टीचर हैं इंडिया लेवल के, अभिमन्यु श्रीधर। तो हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा उत्तर में कैसे लिखा जाए, कौन सी बातें होनी चाहिए कि जहाँ आपको अधिकतम अंक मिले, अधिकतम अंक मिले, हम इस पे अधिकतम मार्क्स आपको मिले, हम इस पे ये काम करेंगे, ध्यान में रहे। अब एक एक्सीलेंट उत्तर में क्या क्या होना चाहिए, तो एक एक्सीलेंट उत्तर में होना चाहिए आपका कि एक सटीक वो प्रवाह होना चाहिए, बेहतर प्रवाह होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, अपनी बात कहने के साथ जो तर्क है उसको सपोर्टिव, वो दमदार तर्क होना चाहिए। उदाहरण,
मान लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन पे एक प्रश्न है कि कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता एक शानदार नगरीकरण का उदाहरण है, या प्रश्न ऐसे रहे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की चर्चा कीजिए, नगर आयोजना की चर्चा कीजिए, जैसे टाउन प्लानिंग की आप चर्चा कीजिए। हड़प्पा में टाउन प्लानिंग कैसे था इसकी आप चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग को बतलाइए, डिस्क्राइब, है ना, द इसेंशियल फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताओं को बताइए, उसके टाउन प्लानिंग की आयोजना की, उसकी प्लानिंग कैसी थी। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जिस दौर में था उस दौर में और भी दूसरे सिविलाइजेशन थे, और उन सबकी अपेक्षा जो हमारे पूर्वजों ने जो अपना सभ्यता बसाया था उसकी टाउन प्लानिंग बड़ी दमदार थी। इतना वैज्ञानिक और जीवन को बेहतर बनाने वाले तरीके थे उस दौर में कि उसकी कई बातें आज के भी इस 21वीं सदी में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्बन प्लानिंग में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, उस दौर के तरीकों को आज लागू कर रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए है कि प्रश्न आपसे यही पूछा गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग को आप विशेषताओं को बताइए, जैसा कि यूपी में प्रश्न होता है, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग क्या है। अब प्रामाणिकता उसकी कैसे सिद्ध होगी, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, लोथल जो कि है हड़प्पा जैसे स्थान है जहाँ खुदाई से ये मिला है, और इस प्रकार के सिटी उसमें से इस प्रकार ग्रिड में बटा हुआ मिला है, और साथ उसका एक फिगर बनाएंगे कि वो जो उनका जो लेआउट होता था बिल्डिंग बनाने का उसका एक तरीका है, तो उसमें आप फिगर बना के दिखाएंगे कि देखो साहब उनका एक लेआउट का ये फिगर था, 2 भागों में बटा था, लेआउट था, ये चीज़ है। तो एक अच्छा उत्तर में क्या होगा कि पहले तो फ्लो बढ़िया होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मैप का प्रयोग अगर आप कर सकें प्रश्न के प्रकृति के अनुसार, कोई डायग्राम बना रहे हैं, ये चीज, कोई आंकड़ा डेटा के साथ आंकड़ा जो कि दे रहे हैं, मैप, डायग्राम, आंकड़ा, डेटा, ये सब आपके उत्तर में ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का नगर आयोजना पूछा गया तो उसका प्लानिंग हमने कहा कि फोटो बना दिए 2-3। मान लीजिए किसी जगह पे व्यापार वाणिज्य के बारे में पूछा जा रहा है तो उसके व्यापार वाणिज्य का लोकेशन आपने दिखा दिया। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी भारतीय जो स्पेस प्रणाली है उसमें IRS सिस्टम क्या है, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम है उसमें उसकी विशेषता, तो आपने मिसाइल का एक फ़ोटो और वो मिसाइल प्रणाली की खास विशेषताओं का एक रेखा चित्र। अर्थशास्त्र में आपको कुछ पूछा जा रहा है तो अर्थशास्त्रीय नज़रिए से डेटा का जो प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ बना के, है ना, इंडेक्स बना करके, पाई डायग्राम, चार्ट बना के, ये तो अलग अलग पेपर में ज़रूरत के अनुसार अलग अलग किया जाता है। और आपके उत्तर में प्रवाह, प्रामाणिकता, मैप, डायग्राम, आंकड़े, ये जब शामिल होंगे तो आपका उत्तर एक वैज्ञानिक उत्तर होगा, साइंटिफिक उत्तर, तर्क जिसमें रहे, साइंटिफिक बात रहे, तो ये आपके उत्तर की खासियत है। लेकिन केवल यही नहीं, अब एक उत्तर में जब आप लिखते हैं तो आंसर में होता क्या है, जब आप एक उत्तर आप लिखते हैं तो हम बात कर रहे थे कि आंसर है, कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का एक आंसर है। कोई भी क्वेश्चन है, आंसर उसका, उसमें एक बात होती है जो सबसे पहले जो बात होती है वो होता है इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले उस उत्तर में जो चीज़ आपको देना होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। ये किसी उत्तर का जो भाग है उसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मैटर करता है बॉडी, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसको विभिन्न पॉइंट्स में या विभिन्न पैराग्राफ में उसको तोड़ कर लिखना, पॉइंट्स में या पैराग्राफ में उस उत्तर को आपको लिखना है। और फिर होता है लास्ट में कंक्लूजन।
अब ये उत्तर एक पेज में ख़त्म हो जाता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, लेकिन इसमें 3 ये मेजर बातें होती हैं, ध्यान में रहे। इंट्रोडक्शन कैसे होता है, आपका जो क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए आपका क्वेश्चन, हमने अभी उदाहरण दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग। हमने आपको उदाहरण दिया था कि हड़प्पा के टाउन प्लानिंग पे आपसे सवाल रहा, कि सीधा सवाल रहा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता बताइए। इस सवाल को अभी उत्तर छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप कोई अभ्यर्थी हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी पर्पज से, नौकरी के लिए। एक कमरे में 4-5 लोग बैठे हैं, आपकी इंटरव्यू हो रही है, आप दरवाज़ा खोले, आपने बोला कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। उन्होंने कहा कि यस 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 कम। मान लीजिए आपका नाम है योगेश, तो उन्होंने कहा कि यस योगेश कम, सिट डाउन। फिर आपसे पूछा जाए कि योगेश अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो योगेश क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे तो पूरा कहानी तो नहीं बताएंगे। योगेश बताएंगे कि भाई मेरा नाम योगेश है, मेरा माता पिता का ये नाम है, और मैं शिक्षा मेरी ये पृष्ठभूमि रही है। फिर बताएंगे कि योगेश की ये विशेषताएं हैं, कि योगेश ईमानदार हैं, कर्मठ है, फलाने हैं। अब योगेश की कुछ कमी है तो असली ईमानदार उसको कहेगा कि अपनी अच्छी बात के साथ अपनी कमी को भी बताए। और कोई आदमी अपनी विशेषता जान रहा है तो अपनी कमी को भी जानना चाहिए। तो आप कहेंगे साहब मेरी ये कुछ कमियां भी हैं, पॉजिटिव वे में अगर कुछ बातें होंगी, कुछ कमी नहीं बताना है। तो कहने का आशय है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो संक्षेप में अपने बारे में एक ऐसा बात बताएंगे कि सामने वाले के लिए स्पष्ट हो जाए, क्या अच्छा योगेश, मिस्टर योगेश, दैट्स इंट्रो है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में मान लीजिए प्रश्न हो कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता बताएं, तो इसमें यही बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय के सभ्यताओं में सबसे सर्वोत्कृष्ट थी और ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं, जिसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें, नालियाँ, बेहतर ढंग इत्यादि था। आज भी वह भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। इतना आपने कहा, इंटू हो गया। अब आगे केवल उससे नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको लिखा होता है कि क्वेश्चन का उत्तर आपको 200 शब्द में लिखना है। दूसरा होता है कि 125 शब्द में लिखना होता है। यही 2 मॉडल है यूपी में। तो अब आपको उस उत्तर को तोड़ के लिखना है। ये दूसरा चालू होता है तो पहला इंट्रो हो गया। इंट्रो हमेशा संक्षेप में होता है, 15-20 शब्द में। उसके बाद होता है दूसरा बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि जो आपने एक संक्षेप में अपने इंट्रो में बातें कही, अपने उत्तर को अब डिटेल में या तो पॉइंट्स बना के या कई भागों में पैराग्राफ में आप लिखते हैं। तो कई पॉइंट्स में या पैराग्राफ में आप लिखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग में जो बातें थीं, उसमें जितनी बातें थीं वो आपको लिखनेंगे कि एक नगर के टाउन प्लान में क्या होता है, कि नगर बसा कैसे है, कौन कौन से इलाके हैं, उसमें सड़कें कैसी हैं, नालियाँ कैसी हैं, जीवन की सुविधाएं कैसी हैं। टाउन प्लान का मतलब तो ये होता है। तो हड़प्पा के टाउन प्लानिंग में जब आप लिखेंगे तो यहाँ भी बताएंगे उनके जो डिवीज़न है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से 2 डिवीज़न पाए जाते हैं। एक उसका सीटाडेल एरिया है जिसको अपर टाउन कहते हैं, फिर उसका एक लोअर टाउन एक है। सीटाडेल एरिया के साथ साथ एक लोअर टाउन भी है ना, ये है। फिर इसमें क्या है, रोड्स हैं, फिर ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ, ये है। फिर वहाँ पे क्या है, वाटर मैनेजमेंट प्रणाली है, वाटर मैनेजमेंट, जल निकास की प्रणाली व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी, घर मकान कैसे थे, हाउस कैसा था, हाउसेज, नालियाँ कैसी थी, जल निकास प्रणाली क्या थी, प्रकाश की व्यवस्था क्या थी, ये उसके नगर योजना की विशेषता थी। तो पॉइंट बना के बॉडी में आप देंगे। इंट्रो में क्या लिखा है, एक संक्षेप में कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय की उत्कृष्ट सभ्यता थी, उसके नगर नियोजन काफ़ी बेहतर था उस दौर में। आज भी उसके अवशेष खुदाई में हमारे सामने जो हैं उस दौर की इस बात पर प्रकाश डालते हैं, और उसी को डिटेल आपने दिया। अब इसमें जगह जगह आपने क्या किया, इसी बॉडी वाले हिस्से में
फिगर डायग्राम, इसी में अगर मैप की ज़रूरत है तो मैप, अपनी बात कहते जा रहे हैं, जगह जगह बनाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। उत्तर लिखा ही नहीं जाता है, उत्तर को झलकाया भी जाता है। सुन लीजिए, इस बात में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है सिविल सेवा के नज़रिए से। DN झा सर मेरे गुरु रहे हैं और वो सर UPSC के भी कॉपी चेक करने जाते थे, बड़े विद्वान थे, ईमानदार भी थे। तो हम लोग जानते तो थे, लेकिन अब कभी वो चर्चा नहीं करते थे, न हिम्मत होती थी। लेकिन मैं थोड़ा उनका चहेता था, तो कभी कभी कॉपी चेक करता था तो मैं कह देता था कि मान लीजिए आप UPSC के परीक्षक हो तो कैसे चेक करेंगे। तो कुछ कुछ बातें टिप्स देते थे, बताते थे, तो उससे आइडिया लग जाता था। बाकी उससे ज़्यादा वो नहीं करते थे, न ज़रूरत थी। तो आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े विद्वानों में से हैं, दुनिया के विद्वानों में से रहे हैं DN झा सर। तो आप देखेंगे कि उत्तर लिखन में ये जो वैज्ञानिकता है ये बड़ा मायने रखता है। तो ये चीज़ आपको एक ऐसा टीचर जो खुद UPSC की तैयारी में अच्छे नंबर पाए हों, मेरे साथ रहा है कि UPSC में हमेशा हिस्ट्री में शानदार नंबर रहा, अनुभव है, कमीशन कैसे देता है, एकेडमिक बैकग्राउंड भी रहा है। हमारे दूसरे जो शिक्षक हैं इस मामले में पारंगत है, तो आपको बताएंगे यही चीज़। तो इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, और फिर होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है कि जो आप ऊपर बातें कह रहे हैं उनका अंतिम समाधान, उस पर अंतिम राय देना होता है। एक इस पर राय देना होता है, समाधान देना होता है, ओपिनियन देना होता है। और सिविल सेवा के परीक्षा में हर चीज़ बड़ी मैटर करती है, एक एक शब्द लिखना, आपका चीज़ करना, ये ध्यान में रहे। उत्तर को डायग्राम और हमने कहा फिगर से झलकाना। एक और हम बात बता रहे थे कि परीक्षक बहुत कम समय देते हैं आपकी कॉपी चेक करने में। आप 3 घंटा लिखते हैं, परीक्षक चेक करने वाले 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत होगा तो कोई आधा घंटा। आपके 3 घंटे का काम मैक्सिमम आधे घंटे में। तो लिखने के अलावा आप में जब फिगर दिखा, डायग्राम दिखा, तो तुरंत आपके लेखन शैली ने उसके ऊपर विशेष प्रभाव देखेगा। अच्छा ये कैसे है, क्या है, वहीं 2 नंबर बढ़ गया। हर प्रश्न के उत्तर में ऐसे 1-1, 2-2 नंबर बढ़ता रहे अगर आपने बढ़िया चीज़ों को फॉलो किया है, वैज्ञानिकता और जो है एग्जाम्पल्स को, इलुस्ट्रेशंस बढ़िया किया है विभिन्न ये तरीके द्वारा जो हम चर्चा कर रहे हैं, फिगर डायग्राम, आंकड़ों द्वारा, तो आपके मार्क्स वहीं बढ़ जाते हैं। दूसरा है राय, समाधान, कंक्लूजन हमेशा बड़ा मैटर करने वाला होता है, समझ लीजिए। इसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसको जानिए। देखिए, जो सिविल सेवक होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है कैसा होना चाहिए, कुछ बातें विशेष होना चाहिए सिविल सेवक में, आम नागरिक में भी होना चाहिए। लेकिन आम नागरिक के ऊपर, कंधे के ऊपर भार तो है नहीं शासन चलाना, लेकिन सिविल सेवक को भार है, तो उसके लिए तो जरूरी हो जाता है और कि होना चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए? विश्लेषण क्षमता। तो आपके उत्तर में भी वो विश्लेषणात्मकता दिखनी चाहिए। भाई आपको परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले नहीं जान रहे हैं, आपके उत्तर से आपके व्यक्तित्व और आपके ज्ञान को जानेंगे। तो आपका विश्लेषण क्षमता, जब आप पढ़ने, सोचने, समझने में विश्लेषण बढ़िया कर रहे हैं तो लिखने में बढ़िया करेंगे। तो उत्तर में विश्लेषण क्षमता अच्छा होना चाहिए। क्रिटिकल अप्रोच होना चाहिए। आप किसी पक्ष को एक ही राय में नहीं देख रहे हैं, एक उसके सकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं तो उसके कमियों सीमाओं को भी देख रहे हैं, ये चीज़। तो एनालिटिकली आपका माइंडसेट बेहतर होना चाहिए, शैली एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, विश्लेषणात्मक क्षमता होना चाहिए, ये ध्यान में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी मुद्दे के चर्चा के बाद उस पर एक राय बनाने के आपका ढंग होना चाहिए। प्रशासन चलाने वाला क्या करता है, डेली लाइफ में विभिन्न मुद्दों पर राय बनाते रहता है, पॉलिसी बनाता है, विश्लेषण करता है, क्रिटिकली उसको देखता है। किसी चीज़ को लागू करना है तो उसके अच्छे पक्ष पे भी सोचता है, उसमें क्या चुनौती आ सकती है इस पर भी सोच रहा है, और फिर फाइनली एक इम्प्लीमेंट करता है, एक बेहतर राय देता है कि ऐसा होना चाहिए, ये हो। ये रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है, रोज़ ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ पॉलिसी मेकिंग में ज़रूरत पड़ती है। जिला का चलाने वाला, तहसील चलाने वाला जब जब सोचता है, लागू करता है, या सेक्रेटेरिएट में बैठ करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जो अधिकारी बैठ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है रोज़ रोज़।
तो वो योग्यता आपको इन परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही जाती है, यानी आपका कंक्लूजन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो हमारे शिक्षक जो आपको ये करेंगे, मैं करूँगा, वर्षों से मैं भी कर रहा हूँ, तो हम यही से पे काम करेंगे कि आपको अच्छा उत्तर लिखेंगे, अच्छे चर्चा करेंगे, ये ध्यान में रहे। अब यही है। और तो हमने क्या कहा आपसे कि जो आप इसमें आपका जो क्लास चलेगा उसमें ये दो बातें हमने कही कि भाई यह है, एक क्या है कि भाई हम विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम 150 घंटों का है, तो उस हिसाब से कि सारे मेजर इशू पे चर्चा हो जाए, आपको रिकॉल कर दिया जाए और साथ ही साथ क्या है कि आपको एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए कुशल और योग्य बनाया जाए, जिसमें आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएँ। तो हमारा मुख्य अभी है ये। भविष्य की योजनाएं हमारी और बड़ी हैं, और हम जब उतरे ही हैं मैदान में तो फिर एक खिलाड़ी की तरह और सिविल सेवा के एक बेहतर मेंटर की तरह अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे कि लोग हमें याद रखें। और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा लगातार, मेरी टीम मेहनत करेगी। अभी तक एक शिक्षक के रूप में दूसरे संस्थानों में जब मैं पढ़ाता था तो हमेशा कोशिश किया कि मैंने खूब मेहनत किया और हमेशा कोशिश किया कि जो छात्रों के हित हैं और जो ज़रूरतें हैं उस पर फोकस रहूं। यही वजह है कि आज भी, आज से 10 साल पहले तक पढ़े हुए छात्र हमें आज भी उतना ही प्रेम करते हैं। अभी तक एक दूसरी भूमिका में था, मैं शिक्षक के रूप में, अब एक संचालक की भूमिका में हूँ। अब मैं शिक्षक से व्यवसायी बन रहा हूँ एक तरीके से। बहुत सारे लोग इसको निगेटिव अर्थ में देखेंगे, लेकिन व्यवसाय कहीं से बुरा नहीं होता है। जीवन चलाने के लिए आप खेती बाड़ी करें, कुछ भी करें, तो सबसे व्यवसाय जुड़ जाता है। रोज़ बिना व्यवसाय करके तो आदमी मर जाएगा, जी ही नहीं सकता है बिना व्यवसाय किए। लेकिन ये ज़रूर है कि शिक्षा और व्यावसायिकता में एक ऐसी लाइन हो कि विजय वेद एक ऐसा व्यक्ति न बने कि शिक्षा को ऐसा व्यवसाय बनाए कि केवल अपना उसका विकास हो, समृद्धि हो, और शिक्षा के नाम पर जो है लूट खसोट करे। ऐसा विजय वेद नहीं होगा, ये विजय वेद आपको गारंटी दे रहा है। और व्यावसायिकता थोड़ी ज़रूरी है। हम थोड़ा व्यावसायिक रूप से अपने कोचिंग चलाने में अगर हम सफल होंगे तो हम छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छा जो कि है उनके लिए हमेशा कंपटीशन के ज़रूरत के अनुसार कार्य करेंगे। कारण कि अगर संस्थान चल रहा है, चलेगा और चलेगा, हम सब मिलकर चलाएंगे, छात्र साथ देंगे, हम मेहनत करेंगे, तो क्या होगा कि हम अपने छात्रों पे जो शिक्षक हैं, हम अच्छे शिक्षक लाएंगे। जब हमारे संस्थान अच्छा काम कर रहा है तो शिक्षक, हम उनको, शिक्षक हैं तो भाई कोई भी शिक्षक होता है तो उसको अपना एक अच्छी सैलरी की उम्मीद करता है, तभी मेहनत करता है। सबके लिए है, आप कल प्रशासक बने और अच्छी सैलरी ना बने तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो एक अवार्ड है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री, कंटेंट बनाने के लिए उसमें खर्च करने होंगे आपको। पूरे अभी तक लगभग 20-22 लोगों को मैं नियुक्त कर चुका हूँ, उनकी सबकी सैलरी देनी होती है। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं उसूलेंगे कि जिसमें सामने वाले छात्र का शोषण हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये बात आप लोग जेहन में अपने रखिएगा। बाकी अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें यात्रा करना है, हमें भी बहुत करके दिखाना है। अभी केवल उससे नहीं होता है, और हम दिखाएंगे और हम आपके बीच में जाएंगे। भविष्य में हमारी योजना है कि केवल ये ऑनलाइन क्लास ही नहीं, आज के बाद हम कुछ समय बाद जो है, कुछ ही महीनों के भीतर हम ऑफलाइन क्लास भी ला रहे हैं। और ऑफलाइन क्लास हमारी यहाँ दिल्ली में, और साथ साथ जो है अभी आपकी ऑनलाइन क्लासें दिल्ली से ही आपकी चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लास आपके दिल्ली में, दिल्ली और दिल्ली के साथ प्रयागराज, ये दो मुझे मुख्य रूप से मेरे निशाने पे है, हम लोगों के प्लान में है। और साथ साथ इसके लिए अदर स्थानों पे भी भविष्य में स्कोप बनेगा तो हम सोचेंगे, देखेंगे। इसके लिए ज़रूरी तैयारी ऑफलाइन क्लासेस लेने की और सिस्टम में लोगों को नियुक्त करने की चल रही है। हमारे साथ तो और कुछ सहयोगी भी हैं, और मुख्य संस्थान में मैं हूँ और हमारे साथ सहयोगी, इतना बड़ा तंत्र है कि अकेले नहीं चलेगा। और मैं अपने सभी छात्रों से अपील करता हूँ और नई पीढ़ी के लोगों से कि भरोसा करो, विजय वेद आपका शिक्षा के क्षेत्र में, यूपीएससी पीसीएस के क्षेत्र में, आईएएस के क्षेत्र में एक बेटर लीडर और मेंटर बनकर उभरेगा और नए साथियों को, नए युवाओं को एक बेहतर दिशा देगा। और इसके लिए अपनी पूरी ताकत और अपना जान, अपना योग्यता, हुनर, अपना हेल्थ, सब कुछ एक जगह खपाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो भविष्य में हमारी योजना है कि एक ऑफलाइन हम लेके आएँ, और
ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मुख्य रूप से हमने कहा कि दिल्ली, प्रयागराज और दूसरे जगहों पे ये है। अब हमारी पूरी टीम एक ही साथ मिलकर ये काम करेगी, ध्यान में रहे। बाकी समय के साथ है, हर आदमी, आप लोग भी, जो लोग भी देख रहे हैं, ये समझे कि विजय वेद के टीम का हिस्सा है। कोई भी शिक्षक बिना अपने छात्रों के सहयोग से, दूसरे के सहयोग से समाज के लिए, देश के लिए बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। तो आप हमें भी हमारा साथ दीजिएगा और हम आपके लिए खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। जरूरी है, आप जानते हैं कि शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं एक आज शिक्षक हूँ, लेकिन कितने शिक्षकों के ज्ञान और उनके बताए गए रास्ते पे ही चल के आज ऐसी स्थिति ईश्वर ने दिया है कि मैं भी शिक्षा दे रहा हूँ। मैं शिक्षा देता भी हूँ और शिक्षा लेता भी हूँ। कभी कभी तो बहुत आम लोगों से, कई बार अपने छात्रों से भी सीखने के लिए मिलता है। यही सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और इसमें विश्वास होना चाहिए। तो हमारी जो ये प्रणाली है, इसमें सारे स्टूडेंट भी इसका हिस्सा है। कोई भी व्यूअर, आप लोग कोई भी देख रहा हो, आप ये जानें कि अगर कहीं कभी कोई सुझाव देना हो तो बेहिचक विजय वेद के पास सुझाव दें कि थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए। उसमें क्रिटिकल नहीं, एक संरचनात्मक ढंग से और एक पॉजिटिव वे में वो सुझाव आपके होने चाहिए। और संस्थान चलाना भले थोड़ा सा नया अनुभव है, लेकिन टीचर के रूप में बहुत सारी चीज़ों का देखने का जो अनुभव है, उसमें हम थोड़ा समय पे जल्दी हम खड़ा कर लेंगे, ये विश्वास है। ये चीज़ तो हमारा यही कहना था कि आपको जो ये प्रोग्राम आपका मेंस का चल रहा है, इस प्रोग्राम में हमने कहा था कि मुख्य रूप से मेंस परीक्षा के जो मुख्य मुद्दे हैं, बिंदु हैं, उस पर आपसे चर्चा की जाएगी और साथ साथ उस पर आंसर राइटिंग किया जाएगा। 150 घंटे का पूरा प्रोग्राम है और सभी टोटल 1 to 6 पेपर और ऐसे का पेपर हम उसमें शामिल कर रहे हैं, ये ध्यान में रहे। अब हम आज जो क्लास आपसे लेंगे, आज इन्हीं बिंदुओं के आगे पीछे चर्चा करेंगे। तो हमने जो समझाया उसमें आपको ध्यान में रखना है कि पहले पेपर से छठे पेपर तक एक एक सेगमेंट के टीचर आता जाएगा, लेता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। और इसमें मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बातों का अंतर होगा। मैं अपनी जो क्लास अभी लगाया हूँ, मैंने अपनी क्लास जो लगाई है उसमें मैं आप लोगों को कल से यानी 20 से लेके और 25 तक जो आर्ट एंड कल्चर वाला इशू है वो लूँगा। इसमें मैं यूपी का आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ मेन लाइन भारत के आर्ट एंड कल्चर के साथ इन दिनों में लूँगा। इस पर आंसर राइटिंग कराऊँगा। चूँकि इलाहाबाद में भी पैरेलल हमारा संस्थान का काम चल रहा है, लगभग वो बन के तैयार है, तो थोड़ा वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ से देख के आए। हमारी शुरुआत पहले दिल्ली से इसलिए रही कि दिल्ली एक डिटर्मिनेंट रोल निभाता है। यहाँ अच्छे शिक्षक मिलते हैं जो साथ के साथ हमें बरसों से रहे हैं। यहाँ पढ़ने लिखने वाला एक वर्ग है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों भाषाओं में। तो वो वर्ग क्या है, आपको लिए कंटेंट अच्छा तैयार करेगा। बहुत सारे अपडेटेड चीज़ें हैं। 20 वर्षों से 25 वर्षों से दिल्ली प्रयागराज दोनों जगह एक पैर उधर एक पैर उधर, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये मेरे साथ रहा है। तो दिल्ली ज़्यादा अनुकूल था, लेकिन पैरेलल प्रयागराज में भी उतना रहेगा। और प्रयागराज में, दिल्ली में, दोनों जगहों पे अपने अपने सेक्शन के साथ मैं पूरा जस्टिफाई भी करूँगा, बैठूँगा, पूरा समय दूँगा ये चीज़। तो ये हम ये 5 दिन में ये आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन लेंगे। इसके बाद हमारे दूसरे शिक्षक आएंगे, एक बार उनमें कोई अंतराल नहीं रहेगा। एक बार भूगोल वाला भूगोल ले लेगा, इकोनॉमी वाला इकोनॉमी ले लेगा, साइंस वाला साइंस, पॉलिटी वाले पॉलिटी। और मैं अपने सेगमेंट बीच बीच में एक एक कि एक बार हिस्ट्री ले लिया, एक बार मॉडर्न इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये मैं लेता रहूँगा। और लास्ट में फाइनल फिनिशिंग टच अंत समय में, या फिर लास्ट में जो बचा रहेगा वो रहेंगे। और अच्छे तरीके से हम इस पर काम करेंगे और इस सारे मुद्दों को हमने करना है। तो ये हमारा रहेगा। तो 20 से 25 तक हमारा पहला राउंड हमारा जो है कल्चर पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। और 26 रहेगा और 27 से लेके आगे मोटे तौर पर 14-15 तक ये हमने कहा कि ये कल्चर रहेगा। और 27 से 15 तक अगले में ये लगभग ये रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये इस प्रकार से ये चलेंगे, ये है, ठीक है। तो यही आपका हमारी प्लानिंग का था हिस्सा। अब हम लोग अपने वाले सेक्शन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज ही विषय सूची आप लोग बना लें। हम अगले जो 5-6 दिनों की मेंस की क्लास जो होगी उस पे इतिहास संस्कृति पढ़ाएंगे। तो संस्कृति एवं विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज। हम संस्कृति एवं विरासत
ये आपका सेक्शन है और हम इस पे क्लास आपकी लेने जा रहे हैं, ध्यान में रहे। इससे पहले संस्कृति और विरासत से पहले हमारे हिस्ट्री में पूरा जो सिलेबस है उस पर एक बार आप सबसे चर्चा कर दें। और जो आपका सिलेबस में पूरा है, हमने कहा कि देखेंगे यही आपका सिलेबस में है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देखेंगे तो जो सिलेबस है आपको हिस्ट्री के सेगमेंट में उसमें जो पढ़ना है उसमें आपको नंबर 1 पढ़ना है भारतीय संस्कृति। ध्यान में रहे, भारतीय संस्कृति में क्या पढ़ना है? प्राचीन से आधुनिक तक कला। अपना देश सांस्कृतिक रूप से तो समृद्ध है, उस संस्कृति में अगर आप अवलोकन करेंगे तो कला के मामले में भी बड़ा समृद्ध है। हमारे जो पूर्वज थे वो वैज्ञानिक शैक्षिक ज्ञानी होने के साथ साथ उम्दा दर्जे के कलाकार और आर्टिशियन भी थे। तो अपने देश में बहुत सारे कलाएं विकसित हुई हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक आर्किटेक्चर बनाए गए, जिसमें मंदिर है, स्तूप है, चैत्य है, बहुत सारी पेंटिंग की गई, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, नृत्य संगीत के बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई। तो कला रूप में वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ये ध्यान में रहे। और इस पे हम सवाल वगैरह आपसे देखेंगे। इसके अलावा साहित्य, लिटरेचर, तो कला हो गया या साहित्य हो गया, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। साहित्य, वास्तुकला। वास्तुकला क्या है? कला का ही एक रूप है। कला में वास्तुकला आता है, यानी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, पेंटिंग, संगीत, नृत्य आदि, ये सब उसी का हिस्सा हैं। तो कला, वास्तुकला, साहित्य और साहित्य, कला, वास्तुकला, ये सभी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जोड़ते हुए सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि उसमें एंशिएंट और मेडिवल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मॉडर्न वगैरह से पॉलिटिकल इश्यूज के ज़्यादा सवाल रहेंगे, सोशल कल्चरल ये है। तो एक आपका जो हिस्सा है वो है कल्चर का, तो आपको कल्चर पढ़ना होगा, ये ध्यान में रहे। और ये कल्चर आपको एक तो भारत के साथ, भारत के मामले में पढ़ना ही होगा, आपको साथ ही यूपी के मामले में पढ़ना होगा। तो यही चीज़ यूपी में भी है। अब देखेंगे यूपी। अब इंडिया के कल्चर के साथ 5वां पेपर यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, सिविलाइजेशन इन यूपी, कल्चर इन यूपी, एंशिएंट सिटीज इन यूपी। तो यूपी क्या है? एक ऐसा स्थान है कि हमने क्या कहा अभी आपको कि मानव का उद्भव और विकास भारत की धरती पर जहाँ हुआ है उसमें से यूपी प्राचीनतम स्थानों में से एक है। और उसका बेलन घाटी का जो स्थान है, सबसे पहले मनुष्यों के पादुर्पण के प्रादुर्भाव के जो एविडेंस है, उनके होने के जो एविडेंस हैं, इमरजेंस के जो एविडेंस है, वो बेलन घाटी से मिलता है। और यूपी एक ऐसा स्थान है कि हमने कहा कि पहली बार जब भारत में नगरीकरण और सभ्यता का विकास हुआ तो इस यूपी में हुआ, आज के पश्चिमी यूपी में। और भारत के इतिहास में दूसरी बात जब नगरों का उदय हुआ गंगा घाटी में, तो भी यूपी मैटर करता है। तो यूपी के जो प्राचीन नगर हैं वो यूपी की सभ्यता संस्कृति, तो हम भारत के सभ्यता संस्कृति इतिहास के साथ जोड़ते हुए इसको पढ़ेंगे, पर याद करें, ध्यान में रहे। तो एक ये है। तो आप लोगों को क्या करना है? कल्चर पढ़ना है पहला नंबर, और ये कल्चर की क्लास अगले 5-6 दिनों डेडिकेटेड होकर चलेगी। मेन लाइन भारत के कल्चर के साथ यूपी का कल्चर ये जोड़ते हुए। यूपी में एक में और है कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, और उसके क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, राख रखाव क्या है, म्यूजियम, आर्काइव्स वगैरह क्या हैं, ये। तो यूपी सरकार देखेंगे आप, तो जो हमारी केंद्रीय सरकार है, और ये हमारे संविधान में भी ये बात को मेंशन किया गया है कि जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, अभिलेखागार, संस्थागार, उनका संरक्षण करें। तो राज्य स्तर पर भी सरकारें ये कार्य करती हैं और केंद्रीय स्तर पर भी। चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है तो ये टॉपिक रखा गया है कि यूपी में कला, जो कला विभिन्न बिल्डिंग है यूपी में, मान लीजिए बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत क्लासिकल पुराने, यूपी में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, यूपी में बहुत सारे मुस्लिम आर्किटेक्ट हैं, खासकर आगरा, उसके आसपास जो मुग़ल काल के दौर की बनी हुई जो एक से बढ़कर एक बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, ताजमहल के साथ साथ दूसरे
मोती मस्जिद हो गया, दूसरे और किला, आगरा का किला फतेहपुर सीकरी। इसी प्रकार यूपी के जो विभिन्न मंदिर हैं, यूपी में स्तूप हैं, यूपी में गुफाएं हैं, उनके रख रखाव के लिए सरकार क्या कर रही है। यूपी के संग्रहालय और अभिलेखागार क्या होते हैं, वो ज्ञान के केंद्र हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पांडुलिपियाँ और ज्ञान, प्राचीन और आज से पहले के युगों के ज्ञान उसमें सुरक्षित है। आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान का लाभ मिले, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका संरक्षण किया जाए। तो यूपी के कल्चर में ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो ये म्यूजियम, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी, तो मेन लाइन आर्ट एंड कल्चर देश के साथ यूपी के आर्ट एंड कल्चर, यूपी की सरकार का वास्तुकला, पुरातत्व और संस्कृति के चीज़ों को संरक्षण करने के तरीके, सरकार किस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, उसके क्या सरकार के कौन कौन नियम है, कानून कायदा जिससे ये होता है, ये आपको इतिहास में ये पढ़ने का ये मिल है। और इस प्रकार पहला और ये 5वां पेपर जोड़ के हम एक साथ देखेंगे कल्चर में, ये ध्यान में रहे। अब आ जाइए, तो जो कल्चर के अलावा मेन लाइन हिस्ट्री में है, वो दूसरा आपको क्या पढ़ना होता है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये पहला हो गया। ये दूसरा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको 1757 से 1957 तक, ये 57 है, 57। तो आधुनिक भारत को जो पढ़ना होता है उसमें 1757 से 1957 के बीच में यूपी में है, हालांकि आईएएस में थोड़ा और आगे तक है ये। अब मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में, आज़ादी के बाद। हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, परीक्षा में इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है उसी को दिया जाता है। डेली बाई डेली का ऐतिहासिक घटना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी खास समय में होने वाली घटना और उसका आगे जो इम्पोर्टेंस होता है वही सिलेबस का हिस्सा होता है। तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी, सारी घटना नहीं। अब 1757 में घटना थी प्लासी का युद्ध, और उस युद्ध के परिणाम ऐसे रहे कि भारत आगे गुलाम हो गया, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बक्सर का युद्ध 1764, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना, 1857 का विद्रोह, कुछ ऐसी घटनाएं इतिहास में हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इतिहास को दिशा को निर्धारण में भूमिका होती है। तो ये हो रहेगा व्यक्तित्व, इतिहास को शेप देने में व्यक्तियों की बड़ी भूमिका होती है। ये आप आज के जीवन में अपने देख रहे हैं। आज हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, यूपी में योगी जी कर रहे हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी राजनेता, किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि मैं उसका पूरा का पूरा समर्थक हूँ। जहाँ अगर उसके नीतियों में आलोचना बनता है तो मैं आलोचना भी करता हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया है चाहे किसी की भी पास सत्ता हो, उसकी अच्छी चीज़ों का प्रशंसा होना चाहिए, अगर कमी है तो आलोचना होनी चाहिए। तो बार बार में भी कभी ऐसे उदाहरण आए तो किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष का मुझे समर्थक नहीं समझिएगा। जब तक मैं पोडियम पे होता हूँ तब तक एकदम न्यूट्रल, और शिक्षा उस ढंग से मैं देने की कोशिश करता हूँ जैसा कि देश के प्रशासक को चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे में हैं, और अगर उसको कोई बुरा भी मानेगा तो फिर मुझे मलाल नहीं है। वो ये है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, संविधानवादी हूँ, मानवीय दृष्टि से सबको महत्व देने वाला, जेंडर की दृष्टि से सबको महत्व देने वाला। तो मेरे शिक्षाओं में भी वो सारी चीज़ें रहेंगी। राष्ट्रीयता के मामले में कोई जो कि है, देश के मामले में कोई वो नहीं। यहाँ अगर कोई टैग भी कोई मुझ पे लगाए तो मुझे स्वीकार है। तो मैं बताऊं कि मैं कह रहा था कि किसी भी कालखंड में व्यक्तित्व उस युग को निर्धारण करता है। अब आज के दौर में अपने देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, 3 टर्म से वो तीसरे टर्म में लगातार पीएम हैं। उनके दौर में बहुत सारी घटनाएं हुई, और मोदी का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि विश्व पटल पे क्या है, भारत के नीतियों और हाल के दर में जो इंडिया का राइज हुआ है उसमें उसका एक भूमिका है, और यहाँ पे हमें प्रशंसा करनी चाहिए, भले किसी भी दल का वो हो, है ना। वहाँ आप हमेशा किसी पार्टी के नज़रिए से एक प्राइम मिनिस्टर को न देखें, वहाँ नज़रिए से किसके देखें, एक देश के सबके प्रधानमंत्री के रूप में। हमने कहा कि उनकी कमियां हैं वो अलग बात है, वो आलोचना कर लें, आप भी करें, हम भी करें, वो करना चाहिए, सत्ता में कोई हो, सवाल तो उठाना है। लेकिन उस व्यक्तित्व में दम है, और ये दिखता है। यूपी में भी जो मुख्यमंत्री जी हैं, इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे यूपी में, अखिलेश भैया, उनके भी व्यक्तित्व में दम था, उन्होंने प्रभाव किया। मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने भी प्रभावित किया। मायावती जी थी अपने दौर में, उन्होंने भी प्रभावित किया। तो हर युग में अच्छा नेता है तो उसके प्रभाव रहेगा। तो अब उस व्यक्तित्व के होने के जो मायने हैं उस पर सवाल आपके रहेंगे। तो आज के दौर में जो ये है उसी प्रकार अतीत में रहा है। बहुत सारे लीडर हुए, नेता हुए, विचारक हुए, उन व्यक्तित्व से आगे आगे,
और साथ साथ इतिहास में समस्याएं भी रही हैं हर युग की, तो समस्या वो है। दूसरा चीज़ क्या है कि आधुनिक भारत में इतिहास में है, एक बात पढ़ा जाता है कि एक तो अंग्रेज आए और उन्होंने भारत में पहले तो व्यापार वाणिज्य के रूप में व्यापारी बन के आए, लंबे समय तक रहे बसे, और प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ वो आर्थिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी उतर गए, युद्ध लड़ने लगे, जीतने लगे, और इस प्रकार उन्होंने भारत के विभिन्न इलाकों को जीत के और पूरे भारत में शासन किया। तो एक अंग्रेजी राज की स्थापना विस्तार है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार कौन युद्ध किए, कौन तरीका अपनाया, भारत को जीता, कौन ऐसे भारतीयों में कमजोरियां थी जिसकी वजह से लोग हारे, और इतना विशाल देश, एक छोटे से टापू जैसा देश अंग्रेज और कुछ उसके लोग, मात्र हजारों लोग करोड़ों लोगों के ऊपर शासन किए। तो वो चीज़ हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। लेकिन एक समय आया जब हमारे भीतर जागृति आई, जागरूकता आई, हमारे समाज से लीडर्स आगे आए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उन्होंने हमें जोड़ा, और इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी। उसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, उसी को हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल जो लड़ा गया था वो लंबे दौर में लगभग 100 सालों तक की एक लड़ाई है। शुरू के 100 साल, फिर लड़ाई का 100 साल, दोनों मिलकर 200 साल अंग्रेजी राज का ही पढ़ा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में कई चरणों के तहत देखा जाता है, मेनली उसको फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। तो कौन कौन चरण थे और सभी चरण में कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे जो अपना योगदान देने वाले थे। तो फर्स्ट फेज में जो देखेंगे आपकी दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, गोखले जैसे लोग हैं। दूसरे चरण में लाल बाल पाल जिनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जी जैसे लोग हैं। तीसरे चरण में गांधी, नेहरू, और आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके साथ हैं। तो हमारे देश का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें 3 फेज आए, पहला फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। अब इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं को हमको देखना होता है। तो आपको जो सिलेबस में है वो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में 2 भागों में पढ़ेंगे हम। एक तो अंग्रेजों ने कैसे राज विस्तार किया, नीतियाँ उनके क्या थी। फिर हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ लोग कैसे बगावत करना चालू किए, विद्रोह कैसे हुए, आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, और उन सभी में जो देश के नायक थे, हीरो थे, उनकी भूमिकाएं कैसी थी। और ये भारत के संदर्भ में पढ़ने के साथ साथ हम इसी को जोड़ देंगे आगे। आप देखेंगे ये 5वें पेपर में जो है इससे, तो 5वें पेपर में कल्चर के साथ साथ फिर भारत का, अब देखिए यहाँ पे दिया है, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट हो जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी के लोगों का योगदान। अब आप देखेंगे तो जब मेन लाइन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया 1857, तो यूपी उसमें क्या कर रहा था, दूसरे आंदोलन में यूपी के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ जोड़ते हुए एक ही साथ खत्म। 5वें पेपर की बात और पहले पेपर की बात जोड़ते हुए, ये वैज्ञानिक तरीका होगा। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे भी, और हमारा जो टेस्ट सीरीज किया जा रहा है वो भी इसी तरीके से किया जा रहा है कि हमने सेगमेंटेड ध्यान में रहे। पहले 7 टॉपिक बनाया है और फिर फुल पेज में वैसे जैसे कमीशन लेता है, पहला से लेकर 6ठा पेपर तक, हर पेपर का अपना अपना, और बाकी सब आपसी जुड़ाव के साथ सेगमेंटेड। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का भारतीयों का रोल था। आप देखेंगे कि 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से अवध का विद्रोह था और यूपी के लोगों की भूमिका थी। यूपी के कई सारे नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, वीरांगनाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हों, झलकारी बाई हो, अवध की बेगमें हों, या अवध के शासक हों, तात्या टोपे हों, है ना। तो यूपी के जो स्थान हैं, मेरठ से लेके गोरखपुर, पूर्वी यूपी तक के जितने प्लेसेज हैं, सबके जगह एक से बढ़कर एक 1857 के विद्रोह में हमारे हीरो थे ये। और यूपी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे मॉडर्न इंडिया में, ये देखेंगे। तो यूपी में ये रहेगा। तो हम पहले वाले से देख के कल्चर वाले में ये भी है कि यूपी में त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, ये देखेंगे। लेकिन ध्यान में रहे कि जो आपका क्लास चलेगा वो हम इन छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं चलाएंगे। कल्चर में मेला, तीज, त्यौहार, ये किताब उठा के पढ़ लेना है और आए तो लिख देना है, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ ये मेला लगता है, यहाँ ये त्यौहार होता है, टीचर की विशेष भूमिका नहीं है। लेकिन वास्तुकला की टेक्निक क्या है, कला के पीछे दर्शन क्या है, यहाँ टीचर के बिना वो समझ में भी नहीं आएगा। तो कुछ अति सिंपल मुद्दे जो अपने से पढ़ लिया जाए, उस पर चर्चा नहीं, एक सामान्य चर्चा।
तो ध्यान में रहे, मेनली जो है भारत का संस्कृति, उसके साथ यूपी की संस्कृति ऊपर वाला और थोड़ा नीचे वाला जोड़ते हुए, भारत का आधुनिक इतिहास जिसमें पहले वाले पेपर के साथ ये बीच वाला जोड़ते हुए ये हम पढ़ाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, और वो यूपी में नहीं है, वो केवल भारत के मेन लाइन हिस्ट्री में पहले पेपर से जुड़ा है, और वह है एक इसमें यह भी है तीसरा, स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण और पुनर्गठन। भारत जब आज़ाद हुआ तो बड़ी समस्याएं थीं, बहुत सारे मामलों में एक नहीं थे, बहुत चुनौतियां थीं, बहुत सारे देश में रजवाड़े थे, तो राजा महाराजा और आम लोगों को आपस में जोड़ने की बात थी। साथ साथ आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन था, एक इलाका आगे है, कोई बहुत पिछड़ा है, सामाजिक रूप से आपस में जुड़ाव की सीमा थी। उन सभी चीज़ों को एक और पुनर्गठन करने का काम 47 से लेके आगे हुआ, आज भी एक तरीके से हो ही रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हमें है ना मजबूती लानी है, ये देखेंगे। तो ये है, और ये मुख्य रूप से एक डेट लाइन है 65 तक, मुख्य रूप से जो नेहरू जी का काल था, शास्त्री जी का काल, मेनली 65 तक शास्त्री जी का काल, नेहरू और शास्त्री, ये दो एरा मुख्य रूप से इसमें देखना है। उसके बाद इंदिरा गांधी का काल सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मेनली वो 65 के बाद, शास्त्री की मृत्यु के बाद आती है, ये ध्यान में रहे। अब इसका यूपी के साथ कोई विशेष नहीं है, इसलिए केवल यही रहेगा। चौथा में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, विश्व इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हमने कहा कि ये तीसरा हो गया। तीसरा में क्या रहा है कि एक यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा है, आज़ादी के बाद के भारत का, है ना ये, और ये मॉडर्न इंडिया का हिस्सा था। दूसरा मॉडर्न इंडिया ये कल्चर का हिस्सा था। एक इसी प्रकार से ये चौथा इधर भी हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी प्रकार तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी के मध्य से 20th सेंचुरी, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली आपको 1750 से लेके 1950 तक के बातें पूछे जाएंगी, ये एक सिलेबस का हिस्सा कह रहा है। अब उसमें क्या है कि विश्व में हम इंडिया का, हमारा जो इतिहास है भारत का, अपना भारत का, आर्यावर्त का, हिंदुस्तान का, ये कोई अलग नहीं है, हम अलग नहीं हैं, हम विश्व के ही हिस्से हैं, भाग हैं। तो विश्व में चल रही घटनाओं को भी हमें कुछ जानना चाहिए, उनका महत्व होता है, प्रशासकों को बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे आगे एक्सक्यूशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें देखेंगे तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद से कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, वो हमसे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी साम्राज्यवाद का हम शिकार हुए और गुलाम हुए। फिर उसके बाद से उसकी समाप्ति कैसे हुई, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, ये चीज़, फांसीवाद, नाजीवाद। तो देखेंगे इस दुनिया में अतीत से लेकर वर्तमान तक सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हुए हैं। आज भी हमारे सामने कई सारे ऐसे बुरे लोग दिख जाते हैं कभी कभी समाज में, ऐसे ही पहले भी हुए हैं, शासकों के रूप में हुए हैं। नाजीवाद, फांसीवाद उसी का उदाहरण है। तो हमें इतिहास में अच्छे उदाहरण के साथ साथ बुरे उदाहरण को भी देखना है कि भविष्य में फिर ऐसे लोग न पैदा हों, उसके लिए रोका जाए, तो हम वो देखेंगे। बाकी क्या है कि दुनिया में, ये जो दुनिया जिसको आप देख रहे हैं अपने आँखों के सामने, इस दुनिया में लोग हैं, और लोग हैं तो बहुत सारे विचार भी हैं, क्योंकि लोग विभिन्न विचारों से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे कॉमन विचार होते हैं जिससे बड़े स्तर पर लोग जुड़े होते हैं। उसमें से एक कॉमन विचार है पूंजीवाद। पूंजीवाद का प्रभाव आप सब लोग, हम अपने जीवन में देख रहे हैं। जैसे विजय वेद आपको दिख रहा है सूट बूट टाई में, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद का प्रभाव है कि विजय वेद के पास कम से कम इतना पैसा है कि कोट पैंट टाई खरीद लिया है, तो आपके सामने है। अगर वो पूंजी न रहो, अगर वो खरीदने की क्षमता नहीं है, तो विजय वेद के शरीर पे वो नहीं दिखेगा। उसी प्रकार आपके घरों में आने वाला टीवी, गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, जीवन शैली के जो भोक्तावादी चीज़ें हैं, पूंजीवाद से जुड़ी हुई हैं। पूंजी एक बड़ा डिटर्मिनेंट रोल निभाती है। किसी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो फिर ये जो पूंजीवाद, आज की दुनिया पूंजीवादी है,
अपने भी देश में सारे क्रियाकलाप जितना आपको डेली लाइफ में दिख रहा है उसमें पूंजी बड़ी भूमिका है। तो कैपिटलिज्म कहते किसे हैं, उसके टाइप्स कितने कितने हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, ये जानना है। बगल में पड़ोसी देश है चीन, रूस और भी कुछ देश, जहाँ एक अलग प्रकार की व्यवस्था है जिसमें साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें राज्य का डिटर्मिनेंट रोल होता है। और कैपिटलिज्म में क्या है कि राज्य का डिटर्मिनेंट रोल कम होता है। तो ये हम देखेंगे कि साम्यवाद क्या होता है। फिर समाजवाद, एक सोशलिज्म। समाजवाद और साम्यवाद एक ही व्यवस्था के दो पहलू हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो वो अंतर के साथ हम इसको देखेंगे। तो अब हम हैं तो अपने ही डेली लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो व्यक्तिगत हित नहीं देख रहे हैं, सामाजिक हित पहले देख रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि भाई ये समाजवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि कई बार ये समाजवाद दिखावे का भी होता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो पूंजीवादी हैं। तो दुनिया में आज भी ये चीज़ है और पहले से ये विकास है। एक दुनिया, इस आधुनिक दुनिया में समाजवाद पूंजीवाद के विकास क्रम है, तो थोड़ा ये भी देखेंगे। तो ये मेजर चीज़ें हैं, इनके आने पीछे जो सवाल रहे हैं वो हम करेंगे। तो हम बताएं कि अभी फ़िलहाल मैं एक सेगमेंट ले रहा हूँ, बाद के दिनों में अपना और सेगमेंट लूँगा। कभी कभी ऐसा रहेगा कि बीच में मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपने एक आध सेगमेंट को मैं मेन जो हमारे टीचर के क्लासेज है उसके अलग लगा दूंगा। खासकर अभी अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि रिजल्ट आएगा और अभ्यर्थियों को जो है जल्दी परीक्षा देना होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री वाला सेक्शन थोड़ा अलग अलग भी रहते रहें ताकि विद्यार्थी दोनों करें। बाकी एक ही क्लास आपकी चलेगी निरंतरता में। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, दूसरे तीसरे, केवल मुझे ही ये मैंने प्रबंधन में इस चीज़ को ऐसा रखा कि अपना क्लास एक साथ ना लेके समय समय पर लूँगा, क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, ये ध्यान में रहे। तो ये है, तो यही है और यही आपको पढ़ना है, समझना है, ध्यान में रहे। अब इसमें हम जो लेंगे आपकी क्लास, उसमें हम पहला सेगमेंट लेंगे और वह लेंगे हम आपका संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे, ध्यान में रहे। तो अब आइए, हमारे क्लास जो कल से चलेगा उसका विषय सूची बना लीजिए, इंडेक्स बना लीजिए। इसमें हम लेंगे कला एवं संस्कृति, संस्कृति, विरासत एवं कला, कल्चर, हेरिटेज एंड आर्ट। और यह हम फर्स्ट प्लस फिफ्थ पेपर दोनों को जोड़ते हुए लेंगे। और हम आपने कहा कि सिलेबस देख लीजिए कि पहले में क्या है, इसमें क्या है। और एक हम ऐसा इसमें प्रयास करेंगे कि अब इसमें जो हम लेंगे तो उसमें टॉपिक बनाएंगे, जो इंडेक्स, उस इंडेक्स में जो बातें हैं, विषय सूची हम बना रहे हैं। तो ये तो मेन हेडिंग हो गया कि हमको पढ़ना है, पांचवा और पहला पेपर जोड़ते हुए। तो हम पहला इसमें चर्चा करेंगे, है ना, कि संस्कृति और विरासत, संस्कृति एवं विरासत, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम कई सारे मुद्दे बांट के आपसे पढ़ाएंगे। संस्कृति क्या है, अब इस संस्कृति को हम परंपरागत रूप में, परंपरागत प्लस इसमें हाल के संदर्भ में, इसका मतलब क्या है कि भारत की संस्कृति है, उसकी कुछ विशेषता है। आप लोग नहीं भी, कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ा हो, थोड़ा सा भी बुद्धिमान हो, तो पूछा जाए भारत की संस्कृति बताओ तो कुछ चीज़ बताएगा। और आप लोग सभी लोग नॉलेज वाले लोग हैं, तो आप जान रहे होंगे कि भारत की संस्कृति की जो विशेषता है, जो डेली दिखता है वही विशेषता है कि भारत की संस्कृति एक विविधतापूर्ण संस्कृति है। भारत में अनेक भाषा है, बोली है, खान पान है, शैली है, भोजन की, कपड़े की, पहनावा की, ये विविधता है। तो भारतीय संस्कृति विविधतापूर्ण है। भारत की संस्कृति अति प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें प्राचीनता भी है और आधुनिकता भी है। विजय वेद आपके सामने है, टाई कोट पैंट में है, ये आधुनिक ड्रेस है। और यही विजय वेद
2-3 दिन पहले उद्घाटन जब इस इंस्टीट्यूट का अपना कर रहा था तो अपने भारतीय लिबास में मैं कर रहा था, जिसमें धोती कुर्ता मैं पहना हुआ था। वो धोती कुर्ता और जो हमारा जो परंपरागत ड्रेस है आज से हज़ारों वर्ष से चला आ रहा है, और आज मैं ये इस ड्रेस में दिख रहा हूँ। यही आपको, आपके लिए भी है, आपके घर में है, देश के विभिन्न स्थानों के लिए है, प्रांत में है, ये ध्यान में रहे। तो भारत की संस्कृति का परंपरागत पहलू है कि कुछ इसके खास विशेषताएं हैं जो पहले से लेकर अब तक बनी हुई हैं, कि जिसमें हमने कहा कि विविधता है। भारत की संस्कृति अत्यंत विविधतापूर्ण है। धर्म की विविधता है, भाषा की विविधता है, खान पान की विविधता है, कला की विविधता है, तीज त्यौहार की विविधता है। दूसरा हमने कहा कि वो निरंतर आधुनिकता और प्राचीनता का मेल है। तीसरा है सहिष्णुता है, सह अस्तित्व है। हम भारतीय जीवनों में विश्वास करते हैं। अब कभी कभी कुछ समाज में अराजक तत्व तो रहते ही हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय समाज ये करोड़ों लोग सब एक दूसरे के जियो जीने दो, तुम भी रहो हम भी रहें, विश्वास करते हैं। और यही हमारे देश की ताकत भी है, हमारी संस्कृति की है। जब तक हमारा ये विश्वास रहेगा इस दुनिया में हम हमेशा फले फूलेंगे और आगे रहेंगे। इसलिए इसको बनाए रखना है। तो ये भी एक विशेषता है हमारी कि हमारी संस्कृति में हमने कहा कि एक है कि ये विविधतापूर्ण संस्कृति है, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें। दूसरा हमने कहा कि प्राचीनता आधुनिकता का मेल है। तीसरा हमने कहा कि इसी में कि यह आपका सहिष्णुता, सह अस्तित्व जैसे भाव, प्रेम, इसमें विश्वास करती है। इसके अलावा आप बात करें तो भारत की संस्कृति में विभिन्न प्राकृतिक छटाएं हैं, है ना। अलग अलग प्राकृतिक संदर्भ में अलग अलग सांस्कृतिक विकास हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का ये विशेषता है। विरासत किसे कहते हैं? तो संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। संस्कृति में आया भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, प्रथा की चीज़ें, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। अतीत में हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, जो सृजन किया है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं। लेकिन उसी संस्कृति में कुछ चीज़ें, कमज़ोर चीज़ें भी होती हैं जो समय काल में हम उसको, संस्कृति में कभी कभी कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं, क्योंकि उसी संस्कृति में कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कभी हमने कहा कि जैसे आज ही के संदर्भ में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनकी हो गए, निगेटिव माइंडसेट के हैं। अतीत में भी रहा होगा कभी कभी कुछ लोग। तो अतीत में कुछ ऐसी प्रथाएं थीं जो उस दौर में भले ही अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण हो, लेकिन आगे वो कुप्रथा हो गई, बैड प्रैक्टिस हो गई और समाज के लिए बुरी हुई, जिसे हमने त्याग दिया है। तो सती प्रथा अतीत के लिए हो सकता है किसी संदर्भ में लोगों ने चालू किया है, आज के समय में वो बुरी है। तो संस्कृति के ऐसे तत्वों को, बुरे तत्वों को छोड़ के आदमी आगे बढ़ जाता है। जातिगत शोषण, भेदभाव वो पहले था, अब जैसे समय के साथ बदल रहा है, लोग नहीं मानते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में है ऐसी चीज़ें जो विशेष मूल्य और महत्व की हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है कि हम उनका संरक्षण रखें। उसी को कहते हैं विरासत। हर संस्कृति का हर चीज़ विरासत नहीं है, ध्यान में रहे। संस्कृति का हर चीज़ विरासत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहानियाँ सुनाई, नियम हमारे समाज में थे कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, ये मूल्य, यह संदेश हमारी विरासत है। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ समय सती प्रथा जैसे बुरे चीज़ लागू किया गया। यह आज हमारे लिए विरासत नहीं है, क्योंकि हम इसे त्याग करके आगे बढ़ गए। तो विरासत जो है वो संस्कृति के अच्छे तत्वों का प्रकटीकरण है। और संस्कृति ऐसी चीज़ है कि संस्कृति अपने आप में मूल्यवान होती है, समय के साथ खुद ही परिमार्जन करके उसमें बुरी चीज़ों को त्याग करके आगे बढ़ जाती है। तो उसका एक परंपरागत संदर्भ है। हाल का संदर्भ क्या है? आज आप लोग 21वीं सेंचुरी में हैं। 21वीं सेंचुरी में आप सब हैं, सभी लोग 21वीं सेंचुरी में हैं। अब ज़रा सोचिए कि आज हम सब भारतीय केवल भारत में नहीं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम सब यहाँ हैं और बाहरी प्रभाव से अछूते नहीं हैं, तुरंत एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, डालते हैं। आज अमेरिका में कोई घटना है, पलक झपकते टीवी पे, मोबाइल में, नेट के माध्यम से हम जान जा रहे हैं, हमारे यहाँ के वो जान जा रहे हैं। और आज का जो ज़माना है इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आज का जो ज़माना है इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, वैश्वीकरण, जिसमें दुनिया के सभी देश, संस्थान, स्थान, दुनिया भर में जो लोग फैले हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं।
तकनीकी के माध्यम से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी सबको जोड़ दे रही है। कैपिटल, पूंजी का प्रवाह जुड़, एक पैसा दूसरे, आवाजाही, पर्यटन। अब इस क्रम में जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल संस्कृति है उस पर बाहरी चीज़ों का बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। तो बाहरी वैश्वीकरण की घटनाओं का हमारी अपने संस्कृति पर प्रभाव है, विरासत पर प्रभाव है, जिसमें आप देखेंगे अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। हमारे भोजन में आप देखेंगे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्यवर्धक रही हैं ट्रेडिशनली। अगर पेय पदार्थों की बात करें तो लस्सी हो गया, छाछ हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया, ये हमारे पेय पदार्थ हैं। खाना पीना की बात करें तो चावल, रोटी, दाल, दही, दूसरी चीज़ें जो हैं। लेकिन देखेंगे हाल के दिनों में बहुत सारे जंक फूड और आपका जो कि है जो दूसरे ये आधुनिक जो फूड हैं उनके आने से चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। जैसे इसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, पेय पदार्थों में पेप्सी, कोला जैसी चीज़ें हैं। तो बाहरी प्रभाव की वजह से हमारे भोजन पे ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमारी संस्कृति पर वो वैश्विक संस्कृति का क्या अच्छा बुरा प्रभाव है। और केवल ये इन्हीं पे नहीं प्रभाव, हमारे ऊपर, आपके ऊपर प्रभाव है। आप देखेंगे कि पश्चिम के जो लोग हैं वो हमेशा भौतिकता को ज़्यादा महत्व देते रहे हैं। भौतिकता को तो हम भी महत्व देते रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों ने कामसूत्र लिख दिया साहब। खजुराहो में जाइए, आपको देखेंगे मूर्तियों पे ऐसे ऐसे सेक्सुअल पोस्टर बने हैं कि लोग कहेंगे। लेकिन हम हमेशा भौतिकता को सेकेंडरी रखते थे और आध्यात्मिकता को पहला महत्व देखते थे। जीवन है तो जीवन में खाना पीना के साथ साथ भौतिक चीज़ें है ना, उसी के साथ साथ सेक्स ऐसी चीज़ है कि हम आप उसी की संतति हैं। लेकिन हम सरेआम नहीं करने वाले लोग रहे हैं, पर्दे के पीछे। लेकिन पश्चिमी देशों में वही चीज़ सरेआम होता रहा है। तो उसका एक प्रभाव हमारे अपने समाज पर पड़ा है, हमारे महिलाओं पर, हमारे नौजवानों पे, बुजुर्गों पे। तो वैश्वीकरण के दौर में पश्चिम की अच्छी चीज़ें भी आई हैं, बुरी चीज़ें भी आई हैं, और हमारी संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये एक ऐसा इशू है जो IAS और UP PCS दोनों में रहता है और ये हिस्सा है, और इस पे ऊपर हम डिबेट करके आप लोगों से बताएंगे। तो एक सेगमेंट ये देखेंगे। दूसरा हम आपके देखेंगे कला रूप। दूसरा हम देखेंगे कला रूप। कला रूप में प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। ध्यान में रहे, हमने कहा कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अपने देश में बहुत सारे प्रकार की कलाएं विकसित हुई। हमारे पूर्वज बहुत से एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक सोच वाले और कलाकार लोग भी थे, जिसमें एक से बढ़कर एक स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर बनाया। मंदिर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में स्तूप, चैत्य विहार, मध्यकाल में मकबरा, किले, मस्जिद, आधुनिक काल में इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे इमारतें बनाई गई। तो हम स्थापत्य कला के रूप देखेंगे। फिर बहुत सारे पेंटिंग हमारे यहाँ विकसित हुए प्राचीन और मध्यकाल में, वो देखेंगे। फिर मूर्तियाँ बनाई गई प्राचीन काल में विभिन्न स्थानों पर, उनकी खासियत देखेंगे। फिर आधुनिक मध्यकाल में खासकर यूपी को टच देते हुए देखेंगे कि सल्तनत काल में, मुगलों के दौर में बहुत सारी इमारतें और बिल्डिंग बनी जो यूपी में हमारी विरासत का हिस्सा हैं। इसी प्रकार यूपी में एंशिएंट विरासत, प्राचीन मध्यकालीन विरासत, वो कला रूपों में आएंगी, उसको देखेंगे। और जब ये हो जाएगा तो हमने कहा कि पहला वाला था संस्कृति एवं विरासत, और ये पहला वाला संस्कृति विरासत, दूसरा वाला कला रूप, और तीसरा साहित्य। साहित्य में जो हम चीज़ें देखेंगे वो भी एंशिएंट इंडिया साहित्य। एंशिएंट इंडिया में जो साहित्य था, अब आज जैसा उसमें लोग लिखते पढ़ते नहीं थे। ज़्यादातर लोग धार्मिक समूहों में लिखते पढ़ते थे, इंडिविजुअल राइटर्स कम होते थे। तो जो हिंदू थे, हिंदुओं के अपने साहित्य कौन है? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अलावा दूसरे हिंदू साहित्य। जो बौद्ध थे उनके साहित्य, जैन साहित्य, उन साहित्य के माध्यम से हम अतीत को कैसे जानते हैं और वो साहित्य से ज्ञान का प्रसार कैसे हुआ है, इन बिंदुओं पर हम साहित्य में देखेंगे। और यहाँ भी हम प्राचीन से लेकर आधुनिक तक देखेंगे। इसमें हम इन बिंदुओं, ये जितने टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी चर्चा और सब पे आए हुए सवाल जो रहे हैं और जो हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा का ये बल है, ध्यान में रहे। ऐसा नहीं चलेगा कि ये एक साल में जो लोग पढ़ाते हैं वैसा नहीं रहेगा। उसके लिए हमारी तैयारी है। अगले कुछ महीनों में हम आ रहे हैं जो साल भर जो नए बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, ये पुराने बच्चों के परिमार्जन है, ये बार बार आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आपको अगला चौथे नंबर पर अदर चीज़ें देखेंगे।
यहाँ हम ले रहे हैं कि चौथे नंबर पे हम देखेंगे जो बाकी चीज़ है, और इसमें हमें क्या करेंगे कि एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण कर लेंगे। उस ऐतिहासिक सर्वेक्षण के माध्यम से हम क्या करेंगे कि पूरे हिस्ट्री को, कल्चरल पर्सपेक्टिव को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए देखेंगे, ये ध्यान में रहे। और इसमें एक बार हम उठाएंगे एंशिएंट इंडिया का टॉपिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण संस्कृति का, और इसमें हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर इसमें प्राचीन काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, मुख्यतः यही दो, क्योंकि आधुनिक काल से सवाल वगैरह बहुत उस तरह यूपी में नहीं रहते हैं। तो प्राचीन काल में क्या है कि हम इसमें हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, कला, विरासत कैसी है, उसकी विशेषता क्या है, यूपी से जुड़े हुए हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन है, इसमें चर्चा करेंगे। फिर वैदिक काल, इसकी चर्चा, फिर उसके बाद से बुद्ध काल, इसी को महाजनपद काल भी कहते हैं। सामाजिक आर्थिक संदर्भों में विकास क्रम और ऐतिहासिक विकास क्रम को जोड़ के, क्योंकि सवाल केवल और केवल कल्चरल नज़रिए से नहीं, एक सामाजिक आर्थिक विकास क्रम के नज़रिए से भी रहते हैं, ध्यान में रहे। फिर उसके बाद से मौर्य, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर, लेटर मौर्य या पोस्ट मौर्य। फिर उसके बाद से गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो ये हमारे टॉपिक हैं, पूरा संस्कृति इन टॉपिक से तहत हम एक सर्वेक्षण कर देंगे। और उसी तरह से मध्यकाल में हम बेसिकली जो मुग़ल, यूपी में जो स्थापत्य कला है वो दिल्ली सल्तनत के दौरान कुछ खास नहीं है, तो मुग़ल स्थापत्य एवं कला, और यहाँ तो स्थापत्य की चीज़ें सारे टॉपिक में होते जाएंगी साथ में, तो यहाँ कोई एक खंड में नहीं, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी। और बाकी जो कि है संस्कृति के अन्य तत्व, मध्यकाल में संस्कृति के अन्य तत्व, ये हम देखेंगे। और इन अन्य तत्वों में कुछ कुछ चीज़ें बात करेंगे, जैसे साहित्य हो गया, जैसे सूफी भक्ति हो गया, सांस्कृतिक नज़रिए से जो है, और यूपी को जगह जगह टच देते हुए। तो आप समझ लें कि ये जो मेजर 4 पॉइंट है, और 4 का आगे ये इतने में विस्तार है, ये हमारा अगले दिनों में होगा। इसमें हम एक ऐसा स्मार्ट रणनीति अपनाएंगे कि प्रश्न पे चर्चा हो जाए, साथ साथ लगे हाथ आंसर राइटिंग हो जाए, और असुविधा ना हो, और एक ऐसा रणनीति रहे जिसमें मेंस परीक्षा को फोकस रहे। इसी के आगे पीछे आपसे चर्चा रहेगी, ध्यान में रहे। ये कार्यक्रम फिर से मैं बता दूं कि ऐसे लोगों के लिए ही है, ज़्यादातर जो मेंस दे रहे हैं मुख्य रूप से इस बार। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि ये लोग विभिन्न जगहों पे किसी भी कोचिंग में या बिना कोचिंग के सिलेबस को एक बार पढ़े होंगे। तो हमारा काल रहेगा कि थोड़ी सी चर्चा संक्षिप्त करके रिकॉल कर देना और शिफ्ट होना आंसर राइटिंग पे। फार्मूला ऐसा रहेगा कि हम आए, चर्चा किए, कुछ पॉइंट्स बोले कि ये कंसेप्ट एक दिए, पॉइंट्स बताए, बस सुनिएगा ज़्यादा, और साथ साथ आप कुछ कुछ लिखिएगा। ये नहीं होगा क्लास का नेचर की आपको चर्चा दे दी है और फिर इधर से बोल रहे हैं लिखो, ऐसा नहीं रहेगा। आप ऐसा करिएगा कि लेक्चर के दौरान ही अपनी कलम घर पे जब भी बैठिए, स्थिर होकर बैठिए, रजाई के भीतर नहीं, मेज पे सामने टेबल कुछ भी रख के कि बोलते हम बोल रहे हैं उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं, ये चीज़। और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर लिखना, कोई भी टॉपिक है उस पर क्वेश्चन आंसर कैसे होगा। और क्वेश्चन आंसर में हम स्टैंडर्ड वो अपनाएंगे जो आपको परीक्षा में नंबर दिलवाए। आए हुए प्रश्न का उत्तर लिखवाएंगे, और साथ साथ क्या और प्रश्न जो नए आ सकते हैं उनके संभावित उत्तर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन के आंसर पे चर्चा करेंगे, और हर दिन 1, 2, 3 जितना क्वेश्चन हो पाए, और हर रोज़ एक प्रश्न देंगे ताकि घर पे आप बैठ करके लिखें। और दूसरे दिन जब हम आएंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि आते ही पहले दिए गए प्रश्न पे चर्चा करो कि भाई कल जो हमने दिया था उसका एक उत्तर रहेगा। तो जैसे आपको याद होना चाहिए कि ये तो मान लीजिए बड़ी परीक्षा है, कोई व्यक्ति हाई स्कूल में रहा हो, इंटर में रहा हो, ग्रेजुएशन में रहा हो, तो परीक्षा की तैयारी कैसे होती है कि चुने हुए टॉपिक होते हैं मेंस का, लिखित परीक्षा,
और उन पे हम अगर अपना एक सोच और एक पॉइंट्स तैयार करके अपने मस्तिष्क में बसाए रहते हैं, उसको बढ़िया पढ़े रहते हैं और फिर खूब अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में अच्छा लिख के आते हैं। उसी का थोड़ा सा टॉप लेवल का और जो है सतर्कता के साथ और अच्छी तैयारी के साथ सिविल सेवा होता है। एकेडमिक से ही आगे सिविल का रास्ता खुलता है, कोई अंतर नहीं है। हम लोगों के साथ अच्छी बात रही, मेरे साथ खास करके मैं एकेडमिक रूप से भी बहुत ठीक ठाक रहा, पढ़ाई की मैंने, सिविल में भी लगातार IAS PCS परीक्षाएं दी और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहे विषय में। तो अकादमिक और जो सिविल सेवा का जो तकनीकी ज्ञान है वो दोनों लगाता रहा हूँ और यही वजह है कि आप देखेंगे कि इतिहास संस्कृति में जो सवाल हैं IAS PCS परीक्षाओं में लगभग जो पढ़ाए रहे हैं उससे बाहर वो सवाल नहीं रहते हैं। और कई बार तो ऐसे रहा कि 10 में से 9 सवाल सीधे पढ़ाए हुए मिलते रहे हैं। जो छात्र हमें पढ़े हैं वो जानते हैं और यही वजह है कि छात्रों के बीच लोकप्रियता रही है, एक रिस्पेक्ट मिला है अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्म से। और ये दोहरी प्रक्रिया है, हमेशा हमारे छात्रों ने हमें प्रेम दिया है, हमने उन्हें दिया है। आगे आने वाली पीढ़ी में नए लोग जो हैं हमसे जुड़ें, हमारा ये सबसे रहेगा आग्रह। हम आपके लिए बेहतर करेंगे। कुछ चीज़ें तो कोचिंग चला रहे हैं, आपसे फ़ीस लेनी ज़रूरी होगी तभी हम सिस्टम चला पाएंगे अपने साथ। अभी तक हमने 20-22 लोगों को नियुक्त किया है, उनको सैलरी और विस्तार देंगे, लेकिन हमने लाइन दिया कि हम फीस एक ऐसा संतुलित रखेंगे जिसमें दोनों हो। हमें बहुत टाइकून बिजनेसमैन नहीं बनना है कि हमारे पास 5,000 10,000 करोड़ का संपत्ति हो। इतना रहे कि मैं इतना कमाऊँ कि अपने बाल बच्चों का, लोगों का भरण पोषण करूँ। कोई गरीब छात्र रहे और हम देख लें, उसकी भी हम मदद करें और बाकी हम एक बेहतर सिस्टम चलाएं, दूसरों से मुकाबला भी रहेगा। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हर फील्ड में होते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, तो उनसे मान लीजिए मेरी एक प्रतिस्पर्धा एक तरीके से उस सकारात्मक नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। तो उस सिस्टम को मुकाबला करने के लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए। तो इसलिए मेरा साथ देना है, हमसे जुड़ना है। और वेद IAS एकेडमी, जिसका मैं संस्थापक विजय वेद, आपके लिए मिलजुल के बेहतर अपने शिक्षकों के साथ, पूरी टीम के साथ, अपने बाकी जो टीम है मैनेजमेंट संभालने वाली, मटेरियल तैयार करने वाली, सबके साथ मिलकर अच्छा करेंगे। और आगे भविष्य में हमारे लिए उम्मीद कीजिए कि हम अच्छा करें, हमारे ईश्वर हमें वो शक्ति दे और आपका प्रेम ऐसे मिलता रहे। तब तक के लिए आज का हम विराम लगाते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं एकदम सीधे टॉपिक के साथ, बहस के साथ, UP PCS के मुख्य परीक्षा के काम पे और इसी समय में। तब तक के लिए आपसे अलविदा, जय हिंद।